नरेशन मीन्स बताया कि कथन होता क्या होता है, कथन, है ना। इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसमें दो लोग होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं ना। इसको जरा खोलो, इसको खोलिए, दो होते हैं। आइए, एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट। और इसमें एक चीज हमने बताया था कि आपको समझने की बात है कि जो एक पहला स्पीकर होता है, जो पहला स्पीकर होता है, इसकी बात को दूसरा स्पीकर कहेगा, स्पीकर कहेगा, लेकिन मतलब वही रहेगा, लेकिन वह अपने शब्दों में कहेगा। यानी हमने बताया था ना कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं बाजार जाता हूं, मैंने क्या लिखा, मैं बाजार जाता हूं। अगर जाता हूं ऐसा लिखा है, अगर ये मैंने बोला है तो दूसरा जो स्पीकर है वह इसी बात को बोलेगा। अगर वो ये कह दे कि मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, तो सेम उसी बात को कह दिया। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट है स्पीच है। कौन सा ये, डायरेक्ट, क्योंकि उसी की बात तुरंत वो कह दिया। लेकिन अगर इनडायरेक्ट में कहना है तो दूसरा वाला स्पीकर बात कहेगा, यही बात कहेगा, लेकिन अपने शब्दों में। तो एक प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, क्या, जैसे वह, क्या हो जाएगा, वह बाजार जाता था, मतलब इस तरह से मुझे कहेगा ना, तो वह बाजार जाता था। इसमें दो चीज आप ध्यान रखेंगे कि एक प्रोनाउन, दूसरा वाला अपने शब्दों में कहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो बात है, क्लॉज की बात मैंने किया था, लेटर पे बात किया था, लेटर, वर्ड, उसके बाद में क्या होता है, फ्रेज और क्लॉज, उसके बाद सेंटेंस। ध्यान रखेंगे ये जो चीजें हैं इसमें तो लेटर जो होता है, मैंने बताया था कि लेटर इज अ यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। एक भाषा की क्या है, यूनिट है, इकाई है। ये क्या है, एक भाषा की क्या है, इकाई है। अच्छा, ये ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है, लेटर का, ध्यान रखना। फ्रेज क्या होता है, ये भी ग्रुप होता है, किसका, ये शब्दों का होता है, वर्ड्स होता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाएगा ये। अच्छा, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में एक फिनिटिव वर्ब होती है। ये क्या होती है, फिनिटिव वर्ब होती है। एक क्लॉज को सेंटेंस कहा जा सकता है, लेकिन सेंटेंस को क्लॉज नहीं कहा जा सकता। यही चीज हम आपको बता रहे थे कि जैसे हमने लिखा मोहन इज गोइंग टू मार्केट, मान लीजिए ये लिखा है ना, तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फिनिटिव वर्ब है। फिनिटिव क्या, फिनिटिव और इन्फिनिटिव पता है और क्या होता है, फिनिटिव और इन्फिनिटिव, ज्यादा उसमें कुछ नहीं, ध्यान रखना। फिनिटिव और इन्फिनिटिव की अगर हम बात करेंगे तो यहां ध्यान रखना, ये आपको फिनिटिव और इन्फिनिटिव इसको बता देते हैं। इन्फिनिटिव वो क्या होता है, इन्फिनिटिव मतलब जानते हैं 2 + V1, 2 + V1, जहां पर जिस सेंटेंस में क्या लिखा हो 2 + V1 वो हमारा होता है इन्फिनिटिव। और अगर नहीं लिखा है तो क्या होता है, वो फिनिटिव। जैसे एक सेंटेंस में लिख दूं, आई एम गोइंग
टू बाई और न्यू कार। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार। अब यहां पर ध्यान देना, दो वर्ब है, बात को जरा समझना। वर्ब दोनों है, लेकिन एक नाउन का काम कर रहा है, एक मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे यहां पर गोइंग एक वर्ब है, एक वर्ब क्या है बाई, लेकिन यहां पर टू बाई क्या है, टू बाई है ना। ये जो टू बाई है, ध्यान रखिए, ये टू बाई को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, क्योंकि टू प्लस V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। और जो मेन वर्ब ध्यान रखना, सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वो होता है फिनिटिव वर्ब। तो क्या बोलते हैं, फिनिटिव। मेन वर्ब फिनिटिव होता है और टू प्लस V1 है तो क्या होता है, इन्फिनिटिव। किसी भी सेंटेंस में ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में जहां पर मेन वर्ब जिसको आप बोलते हो उसे हम बोलते हैं फिनिटिव वर्ब, और जहां पर टू प्लस V1 लिखा होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटिव वर्ब। बात समझ पा रहे हो ना। और इन्फिनिटिव का किसका करता है, नाउन का। किसका काम करता है, हाँ नाउन का, ये नाउन का काम कर लेता है। तो अब यहां पर क्लॉज का मतलब है एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसका क्या है, फिनिटिव वर्ब है। उसको हम क्लॉज भी कह देते हैं और सेंटेंस भी कहते हैं। क्लॉज भी कहते हैं और सेंटेंस भी कहते हैं। लेकिन कल वाले में मैंने एक और सेंटेंस लिखा था, जैसे इसी को राम एंड श्याम इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग, चलिए इसी को लेता हूं, गोइंग टू। अब इसको अगर आप देखेंगे ना, इज गोइंग टू मार्केट, इसको देखेंगे राम एंड श्याम, यहां पर कंजंक्शन लग गया। क्या लगा, कंजंक्शन। अगर जिस सेंटेंस में कंजंक्शन लग गया, इसका मतलब लगा क्लॉज नहीं बल्कि क्या, वो सेंटेंस होता है। क्या होता है, हाँ इस बात को ध्यान रखना, कंजंक्शन अगर लग गया तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस, क्लॉज नहीं बोलते हैं। जैसे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाँ एक, हाँ असर्टिव सेंटेंस, ये क्या होता है, असर्टिव होता है ना, असर्टिव। एक दूसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है, और तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव, और चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी। अब बात को जरा समझना, ये सारे हम लिखते हैं सेंटेंस, लेकिन दीज आर कॉल्ड क्लॉज। ये क्या कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, समझने की बात, इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉज को सेंटेंस कहा जा सकता है, लेकिन सेंटेंस को क्लॉज नहीं कहा जा सकता। एक सेंटेंस कोई भी हो उसे हम क्लॉज नहीं कह सकते, लेकिन क्लॉज को सेंटेंस कहा जा सकता है। तो ये सभी क्लॉज हैं, ये सभी क्या हैं, क्लॉज हैं, लेकिन फिर भी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस। लेकिन जिस जगह कंजंक्शन लगा करके हम बना लेते हैं या इन्फिनिटिव लगा करके बना लेते हैं, जैसे जब सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें बताए थे ना कि मेन कितने सेंटेंस दिए हुए हैं, 3। एक कौन, एक सिंपल सेंटेंस है, दूसरा कंपाउंड है, कौन है, कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। ये 3 ही सेंटेंस होते हैं। कितने होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं। मेनली हमारे कितने होते हैं, 3 सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो होता है, इसमें सबऑर्डिनेटिंग लगता है, और इसमें जेरेंट का, नाउन का, प्रीपोजिशन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का प्रयोग करके इसको हम बनाते हैं सिंपल को। तो बेसिकली हमें पढ़ना है नरेशन। तो नरेशन वाला जो पार्ट है, इसमें इसी बात को समझना कि नरेशन एक सेंटेंस होता है, क्लॉज नहीं होता है। अगर हम नरेशन की बात करेंगे, नरेशन की बात करेंगे, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 होता है ना, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट।
इसमें कितने सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे इसमें दो क्लॉज होता है। क्या होता है? दो क्लॉज, जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, कामा इन्वर्टेड कामा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। ये हमारे ध्यान रखना, यहां पर ये क्लॉज है। क्या ये क्लॉज है और ये क्या है? दूसरा क्लॉज, ये भी एक क्लॉज है। तो इसको हम उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन जब इसको आप यहां पर बीच में कंजंक्शन लगा देते हैं तब यह एक सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे यहां पर अभी ये क्लॉज है और ये एक क्लॉज है, दो क्लॉज हैं। दो क्लॉज को जब हम कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तब एक सेंटेंस बन जाता है, फिर उसे हम क्लॉज नहीं कह सकते। बात को समझ पा रहे हो ना? अलग अलग है तो उसको सेंटेंस क्लॉज कह सकते हैं, लेकिन जब एक साथ जुड़ गया कंजंक्शन के साथ तो क्लॉज वो कभी नहीं, बल्कि वो क्या है? सेंटेंस वो है। तो इसी को हम रिपोर्टिंग को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये रिपोर्टिंग कहलाता है ना। इसको हम आरबी रिपोर्टिंग हो और इसको आरएस। अब चीजें आपको ये समझने की बात है कि क्या क्या माजरा चलता है। अगर इसका वर्ब, आरबी का जो वर्ब है ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर वर्ब किसमें होगा? पास्ट टेंस में। किसमें? किसका? रिपोर्टेड, ये वाला पहले क्लॉज का जो वर्ब है अगर पास्ट में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो ध्यान रखना ये जो पहला क्लॉज है ये दूसरे वाले का क्लॉज का भी, इसका भी टेंस किसमें हो जाएगा? इसका टेंस किसमें हो जाएगा? पास्ट में। किसमें होगा? पास्ट में। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहां पर V2 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट यहां पर V1 या V5 कर दिया, अदर वर्ड कर दिया। या तो यहां पर फ्यूचर टेंस भी हो सकता है शैल विल के साथ, है ना। तो अगर इसका जब हम बनाते हैं तो एक ही चीज अप्लाई होता है कि अगर ये आपका V2 पास्ट टेंस हो गया तो यहां पर बीच में क्या लगा देते हैं? कंजंक्शन जो लगेगा, लगाने के बाद सब्जेक्ट होगा और ये वाला जो है ये V1 और V5 प्रेजेंट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। तो ये भी किसमें हो जाएगा बाबू? V2 में हो जाएगा। अगर ये V2 हो तो ये भी क्या हो जाएगा? V2 में होगा। ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है और हमारा दूसरा जो क्लॉज है ये वाला दूसरा जो इन्वर्टेड कामा होता है, अगर वो आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है और ये किसमें है? पास्ट में। तो ध्यान रखना अगर ये पास्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा? अब चीजों को समझना, जैसे मान लो ये है लड़का है, ठीक, ये कौन है? एक लड़का है और ये क्या है? ये कानी लड़की है, मतलब लड़की है, ठीक ना। अब मुझे बताओ इस लड़के का अगर शादी होगा तो जाति कास्ट सेम होगा कि अलग अलग? अगर मान लो लड़का V2 है तो लड़कियां V1 होगी? नहीं हो सकती। लड़की भी कैसे होगी? अरे अगर V1 है, V2 है, सॉरी V5 है या फ्यूचर है, कुछ नहीं मान्य होगा। मान्य क्या होगा? अगर लड़का V2 तो लड़की V2। तो अगर मान लो ये RB है तो ये भी क्या है? RS है। तो अगर ये V2 होगा पहला वाला तो दूसरा भी क्या होगा? यहां कोई भी टेंस हो, ये कुछ भी हो, मतलब उससे नहीं है। अगर लड़का V2 का है तो लड़की भी क्या होगी? V2 का होगा। अच्छा हाँ, इन दोनों को जो जोड़ेगा ना उसको शुरू अगुआ होता है। अगुआ होता है ना, अगुआ जी, और अगुआ, अगुआ को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अगुआ इक्वल टू कंजंक्शन।
जैसा है यह V2K और ये V2K, कौन जोड़ रहा है? कंजंक्शन। अगर वो न रहे तो इन दोनों का शादी नहीं होगा। तो बीच में जो हम लगाएंगे है ना, ये वाला, अभी तो अलग अलग है ना, लेकिन जब बीचवा में वो आ जाए कौन? अगुआ, तो इन दोनों को क्या करेगा? जोड़ देगा। जोड़ देगा ना। तो जब जोड़ देगा तो दोनों अलग अलग अभी है, तभी एक फैमिली हो जाएंगे जब दोनों जुड़ जाएंगे। अभी तो अलग अलग है, लेकिन जब जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? एक परिवार बन जाते हैं ना, कहते हैं जैसे वो वैसे हम। लेकिन जोड़ता कौन है? कंजंक्शन। कंजंक्शन अगुआ है, ये जानो सबको जोड़ता रहता है, वो जोड़ने का काम करता है कौन? कंजंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि अगर दूल्हा V2 है तो दुल्हन भी कैसी होगी? उधरिया चाहे कितना रहे, मान लो शादी नहीं हुआ है तो इधर चाहे V1 हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर शादी की बात शुरू हुई तो अगर लड़का V2 तो लड़की V2 ही खोजेगा, तभी शादी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? एडॉप्ट, या तो V2 की होनी चाहिए। अगर ये V2 है तो ये भी क्या होगा? V2 पास्ट टेंस होगा। अगर पास्ट टेंस का लड़का है तो पास्ट टेंस की लड़की होगी, तभी हो सकता है। बस ये फार्मूला चलता है इसमें। टेंस केवल पर्सन चेंज होता है और टेंस चेंज होता है, इसमें टाइम चेंज नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये भाई इतना छोटा कहां हो जा रहा है? यहां से मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मोहन सेड कामा इन्वर्टेड कामास you are a doctor। चलो, मोहन सेड यू आर अ डॉक्टर। यहां पर ध्यान रखना, टेंस के बारे में पता है ना, ये आर कौन सा फॉर्म है? ये V1 है, ये प्रेजेंट टेंस है। और ये क्या है? तो ये दूल्हा है, और ये क्या है? ये प्रेजेंट है ना, और ये किसमें है? पास्ट में। तो अगर ये पास्ट में है तो ये किसमें होना चाहिए? बस इतना करना है आपको। ये मोहन अपनी जगह पर, सेड अपनी जगह पे। यहां पर थोड़ा सा पर्सन चेंज करना होता है, पर्सन चेंज करना होता है। यहां पर इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तो अगुआ लग जाएगा, दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन, दैट हो जाएगा। दैट के बाद यू जो पर्सन है आपको इसको चेंज करना पड़ता है। इसका रूल पता है ना क्या होता है? यस ओ एन का चलता है, यस ओ एन सन वाला एक होता है ना। ये जो फर्स्ट एस एस इज इक्वल टू सब्जेक्ट, क्या होता है? सब्जेक्ट। यस बराबर क्या होता है? सब्जेक्ट, और ओ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और एन इज इक्वल टू नो चेंज। तो आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं? सब्जेक्ट के। और यू किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। बाकी दुनिया में कुछ भी लिखा रहेगा वो चेंज नहीं होगा। 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन है, आई भी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और ये सभी कौन सा पर्सन है? ये मान के चलिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन का नो चेंज होता है। तो यही चीज आप ध्यान रखना, यू कौन सा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अच्छा, अब इसमें देखिएगा, इस रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। ऐसी स्थिति में जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ध्यान रखेंगे 2 तरीके होते हैं। या तो आप अपने अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट मान लो, थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मान लो। जैसे अगर मैं यहां कह दूं मोहन सेड दैट ही, थर्ड पर्सन मान लिया, यहां पर ही मान लिया हमने, ही मान लिया, कुछ भी मान लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस से। तो या तो ऐसा भी होता है, आप यू लिख दो, यू लिखने के बाद PST,
ये पहली बार आता है, इसको पूरा लिखना पड़ता है। PhD शॉर्ट फॉर्म पर्सन स्पोकन टू, पर्सन। मान लीजिए यू आपने लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसके आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है पर्सन स्पोकन टू। पर्सन स्पोकन टू लिख करके ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में लगा देंगे तो यू लिखेंगे तब भी चलेगा, तो सही है। या तो आप थर्ड पर्सन अपने हिसाब से मान लीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि ये भी काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको मानते हैं, है ना। तो PhD पर्सन स्पोकन टू भी अगर मैं यहां पर ही आपने लिखा, थर्ड पर्सन मान के कोई बात नहीं है। अगर यहां पर देखो V2 है ना, ये कौन सा वर्ब है, V2 है, और ये V1 है, तो R का V2 क्या हो जाएगा, वाज है डॉक्टर। लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिखो, मोहन सेड दैट, ठीक ना, आपने यू लिख दिया, यू के बाद में पर्सन स्पोकन टू, आपने ब्रैकेट बंद कर देते, ठीक है। अब इस यार वर्ब होगा, पास्ट लगाएंगे ना, वर ए डॉक्टर, जैसे लगा ऐसा हम कर लेंगे। तो ये यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिक्कत नहीं जी। चलिए अब इसको जरा आप लोग बताएंगे यहां से। यू सेड टू मी दे आर डूइंग समथिंग, कोई बात कर रहा है, दे आर डूइंग समथिंग, क्या होगा, क्या होगा, इसको जरा बनाइए, क्या होगा इसका, दे आर, यू सेड टू मी दे आर डूइंग समथिंग, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला यू, उसके बाद टोल्ड होगा ना, क्लियर, पता है ना, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया है, ऑब्जेक्ट आने पे किसमें हो जाता है, टोल्ड में। अच्छा ध्यान रखना, से तीन फॉर्म होता है, से, सेड और से, ये लिखा जाता है। तो से रहने पर इसको हम टेल में चेंज करते हैं, और टेल का V2 और इसका V5, जैसे से का V2 सेड, V5 सेड होता है, उसी तरह टेल, ऑब्जेक्ट आने पर टेल में चेंज हो जाता है। से किसमें चेंज होता है, टेल में, क्यों, और टू हट जाता है, टू क्या होता है, टोल्ड मी हो जाता है ना, ऐसे लिखता है ना, टू क्यों हटता है, क्योंकि टेल के साथ टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ये गलत होता है। कहीं सुने हो टेल टू मी, फिर टेल मी, टू नहीं लिखते हैं ना, टेल टू, इसलिए टू नहीं लगाते हैं, ये टू खत्म हो जाता है। तो यू टोल्ड मी, कंजंक्शन क्या देगा लाला, दैट, ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, क्या होगा, नो चेंज, चेंज नहीं करेंगे, इसको रख देंगे वैसे हो जाएगा। ये क्या है, V1 है ना, R क्या है, V1 है, और यहां पर क्या है, V2 है। तो अगर ये V2 है तो किसमें हो जाएगा, V2 में, तो R का V2 क्या होगा, वाज और वर होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर होगा ना, दे के साथ वर लगाएंगे, डूइंग, बाकी वही सही है, रह जाएगा समथिंग, जैसे करते हैं। केवल इस पे आप ध्यान दीजिए, और इस पे मेन वर्ब पे, फिनिटिव वर्ब पे ध्यान देना है, उसका टेंस ध्यान देना है। ये आप ये लिखिएगा, ये टाइम में चेंज नहीं होता, टेंस केवल चेंज होता, पर्सन और टेंस, ठीक है, पर्सन और टेंस से होता है। अब इसको जरा समझ लेना, एक मास्टर रूल ले लेता हूं। पहला सेंटेंस क्या होता है, पहला सेंटेंस क्या है,
असर्टिव है ना, पहला सेंटेंस असर्टिव, दूसरा क्या होता है जी, बोल ही नहीं गया सब, हाँ, इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव होता है, चलिए चौथा ऑप्टेटिव होता है, पांचवा इसका। अच्छा अब इसी पे आपको ध्यान देना है यहीं पर कि इसके साथ असर्टिव के साथ कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट। अच्छा इसकी पहचान क्या है, असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, जहां पर क्या फुल स्टॉप, क्या लग जाए, फुल स्टॉप, जहां फुल स्टॉप लग जाएगा वो क्या होगा, असर्टिव हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव की पहचान क्वेश्चन मार्क, कैसे बनाते हैं, चलो ये बनाते हैं। इंपेरेटिव की पहचान V1 से शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, अदर वर्ड, ये V1 से, यहां पर फुल स्टॉप रहेगा, ध्यान रखिए, V1 से शुरू होता है इंपेरेटिव। और ऑप्टेटिव में इसमें क्या होता है, विश होता है, प्रे होता है, कर्स होता है, मतलब एटसेट्रा, इस तरह से सेंटेंस आता है। और इसमें एक्सक्लेमेटरी अपोजिट आई, ये पहचान है। अच्छा अब इन लोगों के साथ जो कंजंक्शन लगता है इसमें क्या लगता है, दैट। और इंट्रोगेटिव में दो आता है ना, इफ और इफ या वेदर। कब लगता है, कब लगता है, जब ये स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट विद ऑक्सिलियरी, जब ये ऑक्सिलियरी से शुरू होता है तब क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। और जब ये WH से शुरू होता है, WH फैमिली से शुरू होता है, तो सेम यही जो WH है, सेम WH इज यूज्ड, वही WH को क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं एज अ कंजंक्शन, कैसा, कंजंक्शन के तौर पे। और इंपेरेटिव में क्या लग जाता है, टू, और ऑप्टेटिव में क्या लगता है, दैट, एक्सक्लेमेटरी में दैट। पहले इसको इतना लिख लो, पहले से नोट कर लो आप।